हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। मध्य प्रदेश में आरएईओ की कुछ वैकेंसीज निकली थी और उसी का क्या है, एग्जाम शेड्यूल्ड है अभी ऑन 21st। तो उसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो कि बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपकी इसी प्रिपरेशन में और अच्छे से हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं उन पे हम क्वेश्चंस लेके आते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सो उसी में आज जो क्रॉप्स हैं मध्य प्रदेश की, जो भी मुख्य फसलें हैं मध्य प्रदेश की, उन पे हम क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं खरीफ सीजन में, रबी सीजन में और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो मध्य प्रदेश में ग्रो की जाती है। उसमें मेनली जो है सोयाबीन क्रॉप है, पैडी क्रॉप है। मध्य प्रदेश को क्या है, एक सोया स्टेट भी कहा जाता है, इसलिए वहां पर सोयाबीन जो है एक मेन क्रॉप है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर पल्सेस बहुत ज्यादा ग्रो की जाती हैं, ऑयल सीड्स बहुत ग्रो की जाती हैं। तो फिर ये सारे सॉर्गम, मेज, ब्लैक ग्राम, पर्ल मिलेट, सनफ्लावर। रबी में देख लें अगर हम, वीट, चिकपी, पी, लेंटिल, शुगरकेन, ये सारी क्या है मेनली जो क्रॉप्स है वहां पर ग्रो की जाती है, और इन्हीं से क्या है क्वेश्चंस मेनली आपके एग्जाम्स में बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न हमारा क्या है, मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग ग्राउंड नट्स कल्टिवेशन। अगर हमें करना है मूंगफली का अगर खेती करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। ठीक है, क्ले लोम, सिल्टी लोम, लोमी क्ले और सैंडी लोम। तो आंसर इसका क्या होगा, सैंडी लोम। क्यों सैंडी लोम? क्योंकि क्या है, जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, उसका जो पॉड लगता है, जो पेग लगता है, वो कहाँ, ग्राउंड में होता है। ठीक है, तो नीचे जब उसको पेनिट्रेट करना होता है, क्या होता है, उसमें गोनोफोर फॉर्मेशन होती है, मतलब कि पॉलिनेशन होता है। फिर क्या होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल बनता है वो फाइनली कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है। ठीक है, गोनोफोर एक फॉर्मेशन होती है और फिर उससे क्या है, वो अंडरग्राउंड उसके पेग्स बनते हैं। तो जब अंडरग्राउंड पेग बन रहे होते हैं, जो ये मूंगफली बननी होती है, उसके लिए क्या चाहिए, वहां पर फॉर्मेशन होने के लिए वहां पर ज्यादा भुरभुरी मिट्टी, ज्यादा फ्राइबल सॉइल चाहिए हमें। ठीक है, जो सॉइल ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे गोनोफोर फॉर्मेशन के लिए, पेग फॉर्मेशन के लिए। तो ऐसी ही हल्की मिट्टी उसके लिए ज्यादा उपजाऊ या ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा सूटेबल होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सैंडी सॉइल जो है सूटेबल होती है। अगर क्ले सॉइल हम ले लें या हैवी सॉइल कोई ले ले तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सैंडी सॉइल। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Which of the following statement is true regarding the zero tillage? Zero tillage टेक्निक आपने सुना होगा, जो कि क्या होता है, हम क्या करते हैं उसमें, बिल्कुल जो टिलेज ऑपरेशंस हैं, जुताई के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको बहुत कम कर देते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, एक रो को ओपन करते हैं जिसमें सीड सोइंग की जाती है, और फिर उसी से क्या है, नई जो फसल है वो तैयार की जाती है। तो उसके ही रिगार्डिंग जनरली क्या है, वीट कल्टिवेशन, राइस वीट जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें ये किया जाता है जीरो टिलेज। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पहला, जीरो टिलेज इन्वॉल्व्स प्लोइंग द सॉइल बिफोर डायरेक्ट सोइंग ऑफ वीट। मतलब कि जीरो टिलेज में गेहूं की सीधी बुआई से पहले मिट्टी की जुताई करना शामिल है, लेकिन जीरो टिलेज में क्या है, हम तो जुताई तो करते नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। जीरो टिलेज से क्या है, डिले हो जाती है सोइंग की, मतलब कि बुआई क्या है वो डिले हो जाएगी, वो टाइम पर नहीं की जाएगी। ऐसा क्या ये सही है, उसमें देरी होती है क्या बुवाई में? नहीं। जब हम जीरो टिलेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एकदम से जो पहली वाली क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग करी, उसकी कटाई करी, और उसके नेक्स्ट डे ही क्या है, हम दूसरी क्रॉप सोइंग कर देते हैं। गेहूं की अगर क्रॉप है तो वहां पर सोइंग कर दी जाती है नेक्स्ट डे ही, तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास, द टाइम्स ऑफ द जीरो टिलेज मशीन क्रिएट द क्रैक्स इन द सॉइल फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर प्लेसमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जीरो टिलेज में क्या है, हम नो टिल ड्रिल एक मशीन आती है जिसका हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम्स लगे होते हैं आगे। तो ये टाइम्स ही क्या है, जो सॉइल है उसको खोलती है, मिट्टी को खोलती है,
ठीक है, उसमें क्या है सीड डालती है, उसके साथ ही दूसरा पाइप भी अटैच होता है जिससे कि फर्टिलाइजर भी उसके साथ साथ ही क्या है वहीं पर डल जाता है, फिर इसको बंद कर दिया जाता है। तो इतना ही ये जीरो टिल मशीन करती है, एक्स्ट्रा वहां पर कोई भी टिलेज ऑपरेशन नहीं किया जाता, कोई जुताई नहीं की जाती है। तो ये सही स्टेटमेंट होगा। चौथा भी हम पढ़ लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या है, जीरो टिलेज कैन रिजल्ट इन हायर कॉस्ट। तो हायर कॉस्ट तो नहीं होगी, क्योंकि क्या है इसमें हम सारे जो टिलेज ऑपरेशंस हैं उनको कम कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं, हम बार बार जुताई नहीं कर रहे हैं वहां पर। तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मस्टर्ड सीड्स आर। जब हम मस्टर्ड या सरसों के जो बीज होते हैं उनको जब पीसा जाता है उससे ऑयल निकालने के लिए, उससे तेल निकालने के लिए, तो उसमें क्या है एक तीखी सी स्मेल आती है। ठीक है, वो तीखी सी स्मेल किस वजह से होती है, कौन सा ग्लूकोसिनोलेट प्रेजेंट होता है मस्टर्ड में या सरसों में। सेनेग्रेन है, गॉसिपॉल है, लेक्टेंस है या कोइट्रोजेंस है। आंसर क्या है इसका, सेनेग्रेन। ठीक है, सेनेग्रेन ही क्या है बाद में इसका अंदर ही अंदर क्या मेटाबॉलिज्म होता है और ये बनाता है एलाइल आइसोथियोसाइनेट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पंजेंसी या फिर आप कह सकते हो जो तीखी सी स्मेल आती है। ठीक है, उसके लिए तो सेनेग्रेन इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, सोयाबीन इज नॉट कंज्यूम्ड एज दाल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो सोयाबीन आपको पता ही होगा उसमें क्या होता है, 40% प्रोटीन होता है, 40% प्रोटीन होता है। जितने भी प्रोटीन जिन भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स में ज़्यादा होता है उनको हम जनरली क्या है एज अ दाल हम कंज्यूम करते हैं, एज अ पल्स क्रॉप हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन सोयाबीन को हम नहीं कंज्यूम करते। इसमें क्या 40% प्रोटीन होने के बाद भी हम इसको एज अ दाल नहीं कंज्यूम करते। क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है लिपोक्सिडेज एंजाइम। ठीक है, लिपोक्सिडेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है इसमें एक अलग सी बीनी स्मेल आती है, बहुत अजीब सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से इसको कंज्यूम नहीं किया जाता है। रादर इसको क्या है एज अ ऑयल सीड क्रॉप, तिलहन जो फसल है उसके रूप में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें 20% जो है ऑयल भी मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिफ्यूजिया टेक्निक इन बीटी कॉटन कल्टीवेशन। तो कॉटन और बीटी कॉटन दोनों ही क्या है इंडिया में, कॉटन वैसे अब कम जो और वेराइटीज़ हैं कॉटन की अदर देन बीटी कॉटन वो कम यूज़ किया जाता है। आजकल बीटी कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बीटी कॉटन क्या है रेजिस्टेंट है टू बॉलवॉर्म अटैक, है ना। मध्य प्रदेश में भी क्या है कॉटन की खेती की जाती है, तो वहां पर भी आपने ये देखने को मिलती है रिफ्यूजिया टेक्निक। अब रिफ्यूजिया टेक्निक किस चीज से रिलेटेड है, क्या है ये। पहला ऑप्शन देते हैं मेथड टू कंट्रोल पेस्ट यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर्स। ठीक है, सेकेंड है टेक्निक टू कंजर्व वाटर इन कॉटन फील्ड्स, प्रोसेस ऑफ सीड प्रिजर्वेशन इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर प्लांटिंग, स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। डी इसका आंसर है। अब जान लेते क्या रिफ्यूजर टेक्निक है। बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर भी बीटी कॉटन हमने लगाया है उसके चारों तरफ क्या लगाया जाता है, 20% एरिया में नॉन बीटी कॉटन क्रॉप लगाई जाती है। ठीक है, या तो नॉन बीटी कॉटन ही लगाया जाएगा या फिर नॉन बीटी कोई भी दूसरी क्रॉप वहां पर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ये देखा गया है बहुत टाइम से कि जो बॉल वॉर्म है वो रेजिस्टेंस डेवलप करने लगा है बीटी कॉटन के अगेंस्ट। तो उस रेजिस्टेंस के डेवलपमेंट को कम करने के लिए क्या है उसके अराउंड ये रिफ्यूजिया टेक्निक अपनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अवरोधी वैरायटी ऑफ चिकपी इज। तो अवरोधी वैरायटी एक वैरायटी है चिकपी की। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि ये किस चीज के लिए, लाइक क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिस वजह से इसको ज्यादा से ज्यादा उगाया जाता है। तो अवरोधी वैरायटी क्या है, रेजिस्टेंट टू विल्ट है। फ्यूजेरियम विल्ट जनरली देखने को मिलता है जो चिकपी होती है उसमें सर्दियों में। ठीक है, तो इससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम अवरोधी वैरायटी को अपनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2021-22 वेयर डज एमपी रैंक इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन. अभी जो लेटेस्ट आया है नवीनतम कृषि सांख्यिकी, जिसमें डेटा दिया गया है कि कौन कौन सा स्टेट किस फूड कौन से लाइक कॉमोडिटी में, कोई भी क्रॉप में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है. तो उसके अकॉर्डिंग टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया का, उसमें मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? मध्य प्रदेश की क्या है? दूसरी रैंक है, यानी कि सेकंड रैंक पे मध्य प्रदेश आता है. अब हम देख लेते हैं. फर्स्ट रैंक पे क्या है? उत्तर प्रदेश है. सेकंड रैंक पे मध्य प्रदेश है और थर्ड रैंक पे हमारा पंजाब है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा. इसके अलावा मध्य प्रदेश और किन किन चीजों में सेकंड रैंक करता है? हमारा मेज में मतलब कि मक्के में, मक्के का जो प्रोडक्शन है उसमें भी मध्य प्रदेश सेकंड आया है. फिर हमारा टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन में भी क्या है? मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है. ठीक है. जो टोटल तिलहन वाली जो फसलें होती हैं उनमें भी सेकंड नंबर पे है. इसके अलावा सोयाबीन, सोया स्टेट कहा जाता है इसको. पहले क्या था? सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे था, लेकिन अब क्या है? ये सेकंड रैंक पे है. फर्स्ट रैंक पे महाराष्ट्र आ गया. ठीक है. सेकंड रैंक पे है मध्य प्रदेश है. इसके अलावा रेप सीड और मस्टर्ड जो कि ऑयल सीड क्रॉप ही है, इसमें भी क्या है? मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है. सो ये आपको सब याद रखना है कि मध्य प्रदेश की किन किन जो फूड ग्रेन्स हैं या क्रॉप्स हैं उनमें किस किस में क्या है? सेकंड रैंक है. ठीक है. फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 8. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इसी में क्या है? वेयर डज एमपी रैंक इन टर्म्स ऑफ पल्स प्रोडक्शन. जो टोटल जो दालों का प्रोडक्शन है उसमें मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? इसमें है फर्स्ट रैंक. ठीक है. फर्स्ट रैंक मध्य प्रदेश की है. फिर उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे और थर्ड नंबर पे है राजस्थान. इसके अलावा जो ग्राम है, मतलब ग्राम चिकपी जिसे कहा जाता है, रबी सीजन की क्रॉप है, उसमें भी मध्य प्रदेश क्या है? फर्स्ट रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. ये है ग्राउंडनट से रिलेटेड. ग्राउंडनट में एक डिजीज होती है जिसको कहा जाता है पॉप पॉड. सो पॉप पॉड की जो डिजीज है ग्राउंडनट में, वो कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है? सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस या बोरॉन. सो पॉप पॉड होता क्या है? बेसिकली ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है. कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आपको पता होगा कि कैल्शियम एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? सेल वॉल का. ठीक है. तो सेल अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सेल वॉल ठीक से फॉर्मेशन होगी नहीं. तो इसी से क्या होता है कि जो पॉड बनता है ग्राउंडनट में, उसकी फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाती है. उसके अंदर के जो कर्नल्स हैं वो ठीक से फॉर्म नहीं हो पाते. इसकी वजह से जब भी आप ये कैल्शियम डेफिशिएट अगर कोई पॉड है, तो अगर आप उसको खोलोगे तो एकदम से क्या है? पॉप की आवाज़ आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि वो अंदर से खाली होता है. इसीलिए इस डिजीज को क्या कहा जाता है? पॉप पॉड. ठीक है. तो ये क्या है? ग्राउंडनट की एक डिजीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? डेज रिक्वायर्ड फॉर राइस सीडलिंग टू बी ट्रांसप्लांटेड अंडर डेपोग नर्सरी. सो डेपोग मेथड होता है एक मैट नर्सरी का मेथड, जिसमें क्या है? मैट की तरह नर्सरी बनती है. इसको सॉइल लेस नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? बेसिकली एक कंक्रीट एरिया पे या फिर कोई पॉलीथीन शीट के ऊपर या फिर कोई बनाना शीट के ऊपर क्या है? इसमें सीडलिंग को तैयार किया जाता है नर्सरी में. ठीक है. क्वेश्चन है कि डेपोग मेथड में कितने टाइम बाद जो नर्सरी की जो सीडलिंग्स बनी होती हैं उनको रोपाई के लिए या फिर ट्रांसप्लांट करने के लिए कितने दिनों बाद लेके जाते हैं मेन फील्ड में. ठीक है. तो आंसर क्या है इसका? 12 to 14 डेज आफ्टर सोइंग के बाद क्या होता है? इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. ठीक है. तो ये थे क्वेश्चंस ऑन
जो मेजर क्रॉप्स हैं मध्य प्रदेश की उन पे ये क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आपको अपनी ऐसी ही प्रोग्रेस एसेस करनी है कि आपकी अभी तक प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो आप हमारी साइट पे जाके MPRAO के फ्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड you to subscribe the channel. Thank you and have a nice day.